नमस्कार, मेरा नाम साहिल कैरो है और इस कोर्स में मैं आप लोगों की कुछ कक्षाएं करूंगा। दरअसल 2 शिक्षक मिलकर आप लोगों की कुल 30 कक्षाएं इस कोर्स के अंतर्गत लेंगे। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा इस कोर्स के बारे में कि इस कोर्स का उद्देश्य ये है कि कम से कम कक्षाओं में आपकी नेट जेआरएफ की तैयारी को करवाया जा सके। तो कम से कम का मतलब है कुल 30 कक्षाएं, यानी कुल 30 कक्षाएं होंगी जिसमें नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम पर आप लोगों से चर्चा की जाएगी। अब आप लोग इस बात को भी जानते होंगे कि नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम इतना बड़ा होता है कि 30 कक्षाओं में उसे नहीं करवाया जा सकता। मतलब जो पढ़ने और पढ़ाने का एक सामान्य तरीका है जिसमें हम शिक्षक से उम्मीद करते हैं कि वो किसी भी टॉपिक पर बात करे तो उस टॉपिक के जितने भी पहलू हमारी परीक्षा या हमारी समझ के लिए जरूरी हो उन सब पर हम हमसे विस्तार के साथ बातचीत करें। तो इस नज़रिए से तो कभी भी नेट जेआरएफ की तैयारी 30 कक्षाओं में, 30 छोड़िए 60-70 कक्षाओं में या 80-90 कक्षाओं में करवानी भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक कोर्स की एक कक्षा की अवधि भी 2 घंटे की है। तो कोर्स की अवधि का मतलब हो गया, अगर कुल मिलाकर हम देखें 30 कक्षाएं, हर कक्षा 2 घंटे की, यानी 60 घंटों में नेट जेआरएफ की तैयारी हमें करनी है। तो अगर आप में से किसी को ये भ्रम हो कि उन्होंने खुद से कभी नेट जेआरएफ की अच्छे से तैयारी ना की हो, या फिर उन्हें हिंदी भाषा और साहित्य की अच्छी समझ पहले से ना हो और वे इस 30 कक्षाओं के कोर्स से जेआरएफ क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फिर आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, फिर ये कोर्स है किसके लिए? ये कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी तैयारी तो कर चुके हो या जो खुद से अच्छे से चीज़ों को पढ़ चुके हो, लेकिन जिन्हें ये संदेह हो कि एक बार फिर भी हमारा परीक्षा के हिसाब से रिवीजन हो जाए, हम परीक्षा के हिसाब से अपनी चीज़ों को रिवाइज कर लें और ये समझ लें कि जो तैयारी हमने की है, जो चीज़ें हमने याद की है, या जिस नज़रिए से हमने इस पाठ्यक्रम को समझा है और इसकी अवधारणाओं को समझा है, क्या वह हमारी परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित है भी या नहीं। तो ये कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस भ्रम में हैं तो कृपया करके, ऐसे कृपया के साथ करके नहीं आएगा, वो अशुद्ध प्रयोग हो गया भाषा का, तो कृपया अपने इस भ्रम को दूर कर लीजिएगा कि आप लोगों ने एकदम तैयारी नहीं की है। आप लोगों ने इस पाठ्यक्रम को 2-3 बार खुद से नहीं पढ़ा है अभी तक, और ना ही आगे भी आप लोग इस पाठ्यक्रम को 2-3 बार खुद से पूरा पढ़ने का समय देने वाले हैं, या आपके पास इतना समय फिलहाल नहीं है, परीक्षा आपसे इतनी कम दूरी पर है समय के हिसाब से, और आप इन 30 कक्षाओं को करके नेट जेआरएफ की परीक्षा दे देंगे, उसमें सफल हो जाएंगे, तो आप इस कोर्स के आधार पर नहीं होंगे। आप लोगों को हो सकता है कि मेरी इन बातों को सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि एक शिक्षक के तौर पर सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी ईमानदारी की होती है, इस चीज़ की होती है कि उसका विद्यार्थी उस पर कितना भरोसा कर सके, उसकी विश्वसनीयता की होती है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी अपना समय भी मुझे दे, अपना विश्वास भी मुझे दे, और जिस चीज़ के लिए वो समय और विश्वास दे रहे हैं वो पूरी ना हो पाए। इसलिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको एकदम शुरू से ही अपनी तैयारी शुरू करनी है, या आपको लगता है कि हमें अच्छे से नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है और हमने खुद से उतनी तैयारी नहीं की, या अगर हमने खुद से तैयारी भी की तो भी हम उतने बेहतर ढंग से इस पाठ्यक्रम के साथ समन्वय या तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, हम इसे उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा जो नेट जेआरएफ का सामान्य कोर्स होता है, अगर आपको कोर्स लेना ही है, मतलब मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँगा कि कोर्सेज लीजिए, खरीदिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको कोर्स लेना ही है, जो कि आज के समय में लगभग सभी विद्यार्थी लेने लग गए हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम जटिल है और परीक्षा भी खूब मुश्किल होती जा रही है, और हम चाहते हैं कि कम समय में हम बेहतर
लक्ष्य या बेहतर चीज़ों को प्राप्त कर सके, जिसके लिए अगर किसी व्यक्ति के अनुभव का साथ हमें मिल जाए तो हमारी ऊर्जा और समय दोनों बचते हैं, जिससे कम समय में हम बेहतर नतीजे भी हासिल कर पाते हैं और उसके साथ साथ हम अपनी समझ को भी बेहतर कर पाते हैं और चीज़ों को पढ़ने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए भी समय बचा पाते हैं। इसलिए आजकल मैं देख रहा हूँ कि विद्यार्थी नेट जेआरएफ के लिए खूब कोर्सेज लेने लगे हैं। लगभग विद्यार्थी अब कोर्सेज की ओर पढ़ रहे हैं या वो ले रहे हैं। उनमें भी लेकिन जो ऐसे विद्यार्थी है जिन्हें लगता है कि हमें ढंग से शुरू से एक मुकम्मल ढंग से अपनी तैयारी करनी है, तो उनके लिए हमारा जो नेट जेआरएफ का सामान्य कोर्स आता है वो उसे ले सकते हैं। और जिन्हें लगता है कि वो तैयारी तो खुद से कर चुके हैं, उन्हें बस अब रिवाइज करना है अपनी चीज़ों को, उन्हें अब बस ये विश्वास पैदा करना है खुद के भीतर कि हाँ हमने सही तैयारी की है, उनके लिए ये 30 कक्षाएं होंगी। क्योंकि इनमें हम बहुत ठहर कर या बहुत गहराई से किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, हम उसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जल्दी जल्दी बात करेंगे। तो इसलिए अगर आपको पहले से उसके बारे में चीज़ें नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाएंगे इन कक्षाओं में। तो ये तो रही एक आरंभिक बात या एक डिस्क्लेमर, जैसे किसी भी कार्यक्रम से पहले आप लोगों को दिया जाता है ना, वो। अब ये हमारे इस कोर्स की पहली कक्षा है और आप लोगों को ये उम्मीद होगी कि पहली कक्षा ओरिएंटेशन क्लास हो, परिचयात्मक कक्षा हो। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि 30 कक्षाएं हैं तो मेरा ये बिल्कुल मन नहीं था कि उस 30 में से भी एक कक्षा मैं महज परिचय में या ओरिएंटेशन में खर्च कर दूं। तो इसलिए इस कक्षा में हम आपके पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा नहीं करेंगे, उसकी ओर महज संकेत करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में कुल 10 इकाइयां हैं। पहली इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास, दूसरी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास और अन्य गद्य विधाएं, तीसरी इकाई है साहित्य शास्त्र जिसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र हैं, और चौथी इकाई है वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसका मतलब है कि साहित्य को पढ़ते हुए आप कुछ कुछ विचारों का नाम सुनते होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि प्रेमचंद का दौर गांधीवादी मूल्यों का दौर था, या प्रेमचंद और प्रेमचंद के दौर में साहित्यकारों पर गांधीवाद का प्रभाव पड़ा, या प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है, या जो प्रगतिवादी कवि थे वो अपने वैचारिक धरातल के तौर पर मार्क्सवाद को चुनते हैं, या फिर जो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार या उपन्यासकार है वो फ्रायड के मतों से प्रभावित है, या नई कविता में अस्तित्ववाद का प्रभाव मिलता है, इत्यादि। इस तरह की तमाम चीजें या तमाम बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। तो इनमें जो सबसे भारी भरकम शब्द है या जो इन बातों में केंद्रीय शब्द है, चाहे वो गांधीवाद हो, मार्क्सवाद हो, फ्रायड के मत यानी मनोविश्लेषणवाद हो, या इस तरह के अन्यवाद या अन्य सिद्धांत या नवजागरण, ये तमाम चीजें जिन्होंने हिंदी साहित्य को विचारों के स्तर पर एक आधार दिया, जिन्होंने हिंदी साहित्य की रचना के लिए या हिंदी साहित्य में रची गई रचनाओं के लिए एक पृष्ठभूमि का काम किया, एक बैकग्राउंड का काम किया, एक नेपथ्य का काम किया। क्योंकि कोई भी रचनाकार जब किसी रचना को रचता है तो उसके लिए कुछ विचारों को आधार बनाता है, और उन्हीं विचारों को हम उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि भी कह देते हैं। तो इकाई 4 जो आपके पाठ्यक्रम की है उसमें हिंदी साहित्य के रचनाकारों को, हिंदी साहित्य की रचनाओं को, जिन विचारों ने एक धरातल प्रदान किया, जिन विचारों ने उनकी पृष्ठभूमि का काम किया, उनके विषय में हमें पढ़ना होता है। फिर इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक टेक्स्ट की इकाइयां हैं। टेक्स्ट यानी जिन्हें हम 11वीं 12वीं तक हिंदी समझते हैं ना, कुछ कविताएं, कुछ कहानियां, कुछ उपन्यास, कुछ नाटक, निबंध, एकांकी इत्यादि, जिन्हें हम पाठ भी कह देते हैं कि इतने लेसन लगे हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में। तो यानी कि मूल रचनाएं रचनाकारों की, क्योंकि जो पहली 4 इकाइयां हैं उसमें हमें रचनाएं नहीं पढ़नी है,
उसमें हमें सिद्धांतों को पढ़ना है। हमें पहली इकाई में भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों को जोड़कर पढ़ना होता है, दोनों के कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। दूसरी इकाई में हम पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, गद्य विधाओं का उदय कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, ये पढ़ते हैं। तीसरी इकाई में हम काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं, चाहे वह भारतीय हो चाहे पाश्चात्य। चौथी में विचारों के बारे में। 5वीं से 10वीं इकाई में रचनाकारों की रचनाओं को लगाया गया है, कुछ कुछ रचनाओं को चुनकर, तो हमें उन्हें पढ़ना होता है। तो कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक और अन्य गद्य विधाएं, ये कुल 6 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ टेक्स्ट है और जिनकी 6 अलग अलग इकाइयां बनाई गई हैं। तो इस तरह आपके पाठ्यक्रम में कुल 10 इकाइयां हैं। इनके बारे में अगर विस्तृत रूप से आपको जानना है तो YouTube पर एक कक्षा डली हुई है। अब दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स YouTube चैनल है, जिस पर मेरी ही वो कक्षा है, जिसका मतलब कक्षा 1 करके लिखा हुआ होगा नेट JRF, और परिचयात्मक कक्षा ओरिएंटेशन क्लास है वो। तो उसमें मैंने पाठ्यक्रम पर कितनी कट ऑफ जाती है, किस तरह से कट ऑफ निर्धारित होती है, या फिर कैसे नेट JRF की तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें उसमें सहयोगी होती हैं, ऐसे जो कुछ आधारभूत प्रश्न विद्यार्थियों के होते हैं, उन सब पर विस्तार से चर्चा की है। तो आप चाहें तो उस कक्षा को देख सकते हैं, क्योंकि वो कक्षा YouTube पर उपलब्ध है, तो उसे देखने में आपको ऐसी कोई विशेष दिक्कत होगी भी नहीं। तो चलिए अब हम इकाई 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को जो PDF दी जाएगी इस कक्षा की, उस PDF में शुरू में मैंने पाठ्यक्रम रखवा दिया है, ताकि वैसे तो मैं मानकर चल रहा हूं कि इस कोर्स को जिन विद्यार्थियों ने लिया होगा उनके पास पाठ्यक्रम होगा ही, और वो पाठ्यक्रम पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी ये आपका पाठ्यक्रम है कुल 10 इकाइयों का। और ये कि किस हिस्से से कितने प्रश्न पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे गए, एक ट्रेंड एनालिसिस है। और ये है इकाई 1 का पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा और उसका विकास, जिस पर हमें अपनी बातचीत शुरू करनी है। अब देखिए, हिंदी भाषा और उसका विकास नामक इकाई में बहुत से टॉपिक्स को शामिल किया गया है, जो कि अलग अलग समय पर हम लोगों ने पढ़े होंगे। अलग अलग जगह जिन टॉपिक्स की चर्चा हम लोगों ने सुनी होगी, BA में या MA में उन्हें पढ़ा होगा। कुछ टॉपिक्स इसमें से व्याकरण से संबंधित है, कुछ टॉपिक्स इसमें से भाषा विज्ञान से संबंधित है। तो इन्हें कुल 6 भागों में बांटा गया है इन टॉपिक्स को। तो एक एक करके हम इन तमाम भागों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला भाग जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है पहली इकाई के अंतर्गत, वह है हिंदी भाषा की या हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित, यानी अगर सीधे सीधे कहें, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब है हिंदी का इतिहास। यानी हिंदी भाषा आज हमें जिस रूप में मिलती है वह कैसे बनी, उसके बनने की प्रक्रिया क्या रही, उसके विकास का क्रम क्या रहा। तो हिंदी के विकास के सोपान, हिंदी का विकास क्रम या हिंदी का इतिहास, ये तीनों ही बातें हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जगह रख सकते हैं। मतलब इन चारों का एक ही मतलब है मोटा मोटी, ठीक है जी। अब भले ही आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहले हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रखा गया हो, लेकिन कमाल की कहें या मजे की बात यह है कि वो जो प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से उसमें वो केवल इसका ध्यान नहीं रखते, वो इससे पहले हमें जो पढ़ना चाहिए उससे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। और इससे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए कि भाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, इससे भी उन लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। फिर भाषाओं को हम कैसे बांटते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, इससे भी उन लोगों ने प्रश्न पूछे हुए हैं। और फिर पारिवारिक वर्गीकरण या भाषा परिवार का मतलब क्या होता है, इससे तो उन लोगों ने खूब प्रश्न पूछे हैं। उनके बाद फिर आती है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ये तमाम टॉपिक्स उन्होंने पाठ्यक्रम में बताए नहीं, लेकिन प्रश्न वो इनसे निरंतर पूछते हैं।
तो हम हल्की सी चर्चा इन टॉपिक्स पर भी कर लेंगे, फिर हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बात करनी है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा के संबंध में बहुत सी परिभाषाएं हमें अलग अलग मिलती है, जिन परिभाषाओं में बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं जिन परिभाषाओं के रूप में। एक बहुत सामान्य सी परिभाषा जो कि हम बचपन से सुनते आते हैं और जो कि अगर देखें तो उतनी गलत भी नहीं है, वो परिभाषा क्या है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान यानी लेन देन, यानी अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति के भाव और विचारों को खुद तक लाता है या उन्हें समझता है। यानी जिसके माध्यम से वो अपनी बातों को कहता और सुनता या समझता और समझाता है, मतलब दूसरे को समझाता है और दूसरे की बातों को खुद समझता है। लेकिन भाषा विज्ञान के हिसाब से इस परिभाषा में दिक्कत है। दिक्कत क्या है? भाषा विज्ञान कहता है कि ये जो परिभाषा है इसमें अतिव्याप्ति दोष है। अतिव्याप्ति दोष का मतलब क्या होता है? व्याप्ति यानी व्याप्त करना, शामिल करना। अति यानी ज्यादा, यानी जितना कहा जाना था जब उससे ज्यादा कह दिया जाए उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछूं कि बिल्ली किसे कहते हैं। मान लीजिए मैंने कभी बिल्ली नहीं देखी और आप मुझे कहानी सुना रहे हैं बिल्ली के बारे में, मैं पूछूंगा अरे भाई बिल्ली किसे कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। तो फिर आप कह सकते हैं कि जिसकी दो आंखें और एक पूंछ होती है उसे बिल्ली कहते हैं। अब दो आंखें और एक पूंछ तो कुत्ते की भी होती है, दो आंखें और एक पूंछ तो घोड़े की भी होती है, दो आंखें और एक पूंछ तो गधे की भी होती है, दो आंखें एक पूंछ तो गाय भैंस ना जाने कितने जानवरों की होती है। तब आपने बिल्ली की जो परिभाषा दी उसकी परिधि में तो बिल्ली के अलावा और भी बहुत से जानवर आ गए। तो जो पूछा गया था और जो उसकी परिधि में, जो उसके दायरे में आना था, जब उससे ज्यादा और उससे अलग चीजें भी उसके दायरे में आने लगे तो फिर हम कहते हैं कि इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष है। क्यों भाषा वैज्ञानिकों ने कहा कि भाषा की इस बेहद प्रचलित परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष है? क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार ऐसी कोई भी वस्तु जो हमें किसी भी भाव या विचार तक पहुंचा रही है या किसी भी भाव या विचार को हम तक पहुंचा रही है वह भाषा है। तो रेड लाइट या ग्रीन लाइट के बारे में आप लोगों की क्या राय है? सड़क पर खूब सारी गाड़ियां होती हैं, जैसे ही सिग्नल रेड लाइट होती है सारी गाड़ियां रुक जाती है। यानी एक बात, एक विचार उस लाल बत्ती ने लोगों तक पहुंचा दिया। जैसे ही बत्ती हरी होती है वो सारी गाड़ियां चलने लगती है। यानी एक दूसरा विचार फिर उस बत्ती ने लोगों तक पहुंचा दिया। यानी विचारों के पहुंचाने का माध्यम तो हरी या लाल बत्ती भी हो गई, और जो विचारों के पहुंचाने का माध्यम है वो भाषा इस परिभाषा के हिसाब से। तो क्या हम हरी और लाल बत्ती को भाषा मान ले? या फिर जो बहुत सारे सांकेतिक बोर्ड्स लगे रहते हैं, जो बहुत सारे संकेत पट्ट लगे रहते हैं रोड्स के इधर उधर, रास्तों के इधर उधर, तो उन पर भी जो संकेत बने होते हैं उनसे भी हम समझ लेते हैं कि भाव क्या है। क्या वो सब भी भाषा है? जाहिर सी बात है ये सब भाषा नहीं है। या फिर जब छोटा बच्चा रोता है तो उसके रोने से भी माए या घर के बड़े लोग बहुत कुछ समझ लेते हैं, लेकिन क्या रोना भाषा है? जाहिर सी बात है भाषा की परिधि में रोने को शामिल हम नहीं कर सकते। मेटाफर में या काव्य में या रचनात्मक अर्थ में तो आप बहुत सारी चीजों को भाषा कह सकते हो, लेकिन जब बात शास्त्र की होती है तब आप इन चीजों को भाषा नहीं कह सकते या परिभाषा में इन चीजों को नहीं रख सकते। इसलिए भाषा वैज्ञानिकों ने कहा कि हमें एक नई परिभाषा गढ़नी होगी। फिर उन्होंने भी अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से अलग अलग परिभाषाएं दी, जिनमें से हम एक ऐसी परिभाषा को जान लेते हैं जो कि बेहद मुकम्मल परिभाषा है, और वो परिभाषा है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा
क्या कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय भावाभिव्यक्ति अथवा सहयोग करते हैं। अब इस परिभाषा में 5-6 महत्वपूर्ण बिंदु है या 5-6 महत्वपूर्ण पद है जिन्हें समझे बिना इस परिभाषा को हम नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? जो मान लिया गया हो, माना गया, यानी जिसके पीछे कोई तर्क ना हो, केवल स्वीकृति हो। यानी तर्क के बिना ही जब हम किसी चीज को मान लेते हैं, ठीक है जी। यानी जब हम कहते हैं ना, जैसे कि यूं ही, एवे ही, उसे हम यादृच्छिक भी कह सकते हैं। क्योंकि यूं ही या एवे ही हम कब कहते हैं? जैसे आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा तुमने ऐसा क्यों किया, एवे ही कर दिया, यूं ही कर दिया। यानी आपने जो किया या जिस संदर्भ में आपसे पूछा गया वो करने का आपका कोई तर्क नहीं था, कोई विशेष कारण नहीं था, बस आपने उसे कर दिया। उस स्थिति में हम कहते हैं कि यूं ही कर दिया, एवे ही कर दिया। यानी जब कोई ठोस तर्क या कारण उस चीज के पीछे ना हो, बस वो कर दिया गया हो, ठीक है जी। तो यही बात लागू होती है भाषा के संदर्भ में भी। भाषा में शब्दों और उसके अर्थों में तार्किक संबंध नहीं होता। आप रिमोट को रिमोट क्यों कहते हैं, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। या आप फोन को रिमोट और रिमोट को फोन क्यों नहीं कह सकते, या फोन फोन क्यों है और रिमोट रिमोट क्यों है, इसके पीछे कोई भी तर्क नहीं है। यानी हमने ज्यादातर चीजों को, सारी चीजों को नहीं, फिर शब्दों से मिल मिलकर भी शब्द बनते हैं जिनका तर्क होता है। जैसे आप कहते हैं ना गाड़ी वाला, तो जिसके पास गाड़ी हो वो व्यक्ति, तो वाला यानी व्यक्ति, गाड़ी यानी एक वस्तु, तो उस वस्तु के स्वामी को हम कह देते हैं गाड़ी वाला। तो वहां तर्क है किसी को गाड़ी वाला कहने का। लेकिन गाड़ी को गाड़ी और व्यक्ति के लिए वाला का प्रयोग क्यों हुआ, इसका कोई तर्क नहीं है। तो यानी अपने मूल रूप में, अपने मूल स्वभाव में भाषा प्राय सामान्यतः यादृच्छिक होती है कि यानी हम कुछ वस्तुओं के लिए कुछ शब्दों को मान लेते हैं। उन वस्तुओं में और उन शब्दों में कोई तार्किक संबंध नहीं होता। और इसीलिए हाथी कितना छोटा शब्द है लेकिन कितनी बड़ी वस्तु के लिए है, और खरगोश कितना बड़ा शब्द है हाथी की तुलना में, कितनी छोटी वस्तु के लिए है।
या इसी तरह अंग्रेजी में हाथी को, यानी यूरोप या जिन देशों में अंग्रेजी बोलते हैं वहाँ हाथी को एलिफेंट कहेंगे, भारत में हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों में हाथी कहेंगे। तो अगर भाषा में तार्किकता आधार होती या भाषा में शब्दों और उनके अर्थों के बीच तार्किक संबंध होता तो फिर तो पूरी दुनिया में ही हाथी को हाथी ही कहा जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो भाषा की पहली विशेषता होती है उसकी यादृच्छिकता। फिर हम ये मानते कैसे हैं, इस मानने की प्रक्रिया को हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, या वो क्या तरीका है जिसके जरिए हम ये मान लेते हैं कि इस वस्तु के लिए यही शब्द है, वो होती है परंपरा। इसलिए रूढ़, रूढ़ का मतलब क्या होता है, तर्कहीन प्रयोग प्रवाह। रूढ़, हम कहते हैं ना कि ये बात अब रूढ़ हो चुकी है या ये हमारी रूढ़ियां हैं। तो रूढ़ियों में पहला भाव तो ये होता है कि ये बात लंबे समय से चली आ रही है। रूढ़ियां एक दो दिन में नहीं बनती बल्कि कई सौ वर्षों में बनती है। या ये बात रूढ़ होगी यानी लंबे समय से लोग इसे मानने लगे हैं, अब ये स्वीकार ली गई है। तो प्रयोग प्रवाह, प्रयोग यानी उपयोग करना, प्रवाह यानी फ्लो, यानी जब कोई चीज लंबे समय से चली आ रही हो। और तर्कहीन, जब उसके पीछे कोई तर्क हो, ये जरूरी नहीं बस उसको मान लिया गया हो कि हाँ भाई ये है और ऐसा ही होना चाहिए, और कोई ये ना पूछे कि अच्छा ऐसा क्यों, बस पीढ़ी दर पीढ़ी उस बात को माना जा रहा हो। तो उसको कहते हैं तर्कहीन प्रयोग प्रवाह। जैसे आप लोगों को शायद जानकर आश्चर्य हो कि इंग्लैंड में बहुत लंबे समय पहले ही, मतलब आज से छोड़िए शायद 20वीं शताब्दी के आरंभ में, 20वीं शताब्दी से भी पहले इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आ गई थी। हालांकि वहाँ डेमोक्रेसी के साथ मोनार्की भी है, यानी राजशाही और लोकतंत्र दोनों एक साथ है, लेकिन मुख्य जो शक्ति है वो लोकतंत्र ही है, राजशाही केवल सांकेतिक है। तो लंबे समय से लोकतंत्र आ गया था और इंग्लैंड तो खुद को बहुत आधुनिक देश भी बताता है, बहुत विकसित देश भी बताता है। लेकिन बावजूद इसके 2015 या 2012 में संभवतः ये नियम बना कि राजा या रानी की पहली संतान ही राजा या रानी बनेगी। पहली बात तो इस नियम में भी गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी पद आपको आपकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, ना कि आपके जन्म के अनुसार। लेकिन उसके भीतर भी कितनी बड़ी समस्या थी ये भी सुनकर आपको हैरानी होगी कि अगर राजा या रानी की पहली संतान लड़की है और दूसरी संतान लड़का है, तो लड़की आगे रानी नहीं बनेगी, लड़का राजा बनेगा। यानी जो सक्सेशन होता था, जो उत्तराधिकार प्राप्त होता था, वो मेल्स को, वो पुरुषों को होता था। और अगर किसी राजा या रानी की कोई पुरुष संतान नहीं है, तब उसकी संतानों में जो सबसे बड़ी लड़की है, अगर एक से एक लड़की है तब तो प्रश्न नहीं है, अगर एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो जो बड़ी लड़की है तब उसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था, हेयर टू द थ्रोन, यानी राजगद्दी का वारिस। तो अब लंबे समय से ये चीज चल रही थी और महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ जो उस समय वहां की महारानी थी, उनको इस बात को मनाने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ी थी, तब जाकर वो मानी थी। जबकि ऐसा नहीं कि वो बेहद रूढ़िवादी थी, ऐसा भी नहीं था, लेकिन केवल इसलिए कि हमारी इतनी लंबी परंपरा है, इसको इतनी आसानी से हम कैसे बदल दें, इसको नहीं बदले, जबकि वो खुद एक स्त्री थी। तो ये होती है रूढ़ियां, यानी आप जब किसी चीज को ऐसे ही मानते रहते हैं क्योंकि वो लंबे समय से चल रही है। तो भाषा भी कैसे स्वीकृत होती है, प्रयोग प्रवाह के द्वारा। हम किसी भी वस्तु के लिए किसी भी शब्द को ऐसे ही नहीं मान लेते, बल्कि हम उसे कैसे मानते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे बड़े
भी उस वस्तु के लिए उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे दिमाग में प्रश्न आता ही नहीं, आता भी है तो बचपन में ही वो प्रश्न खत्म हो जाता है जब उसका कोई उत्तर हमें मिलता ही नहीं, कि भाई पानी को पानी ही क्यों कहते हैं, या घोड़े को घोड़ा ही क्यों कहते हैं। बस हम देखते हैं कि ये वस्तु है, एक तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है, और इसके लिए हमारे बड़े, जिनसे हम भाषा या जिंदगी की बाकी चीजें सीखते हैं, वो इस वस्तु के लिए इन ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं, तो हम भी धीरे धीरे प्रयास कर करके उस वस्तु के लिए उन्हीं ध्वनियों का उच्चारण करने लगते हैं। तो भाषा रूढ़ होती है, यानी वो परंपरा के प्रयोग के द्वारा स्वीकृत होती है। उच्चरित संकेत, संकेत का क्या मतलब है? संकेत यानी बोधक, यानी कुछ बताने वाला, किसी चीज का बोध कराने वाला। तो भाषा में हर शब्द किसी वस्तु का बोध कराते हैं, ठीक है जी। जैसे घोड़ा अपने आप में घोड़ा नहीं है, या घोड़े शब्द का कोई अर्थ नहीं है। जिसे हम अर्थ कहते हैं वो क्या है? वो एक संकेत है। मतलब घोड़ा शब्द हमें एक तस्वीर की ओर ले जाता है जो हमारे दिमाग में बनी होगी, और उस तस्वीर से हम उस बात को समझते हैं जो बात हमसे कहे जाने की कोशिश की जा रही होती है। तो असल में शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता, या शब्द के भीतर कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि शब्द तो एक संकेत होता है जो हमें किसी वस्तु की तस्वीर की ओर, किसी वस्तु के चित्र की ओर ले जाता है, जो चित्र हमारे दिमाग में पहले से बना होता है, या हमारे दिमाग में संचित होता है, हमारे दिमाग में स्टोर होता है। और जब वो उस शब्द के द्वारा उस चित्र तक हमारा दिमाग पहुंचता है, तब हम उस शब्द के द्वारा क्या कहे जाने की कोशिश की जा रही है उस बात को समझते हैं, ठीक है जी। इसमें कहूँगा फोन, तो इस शब्द में अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग के भीतर एक वस्तु की तस्वीर आ जाएगी, या वस्तुओं के एक प्रकार की तस्वीर आपके दिमाग में आ जाएगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि मैं किस बात को कहना चाह रहा हूँ, या मैंने किस वस्तु की ओर संकेत किया है। तो भाषा संकेत की एक व्यवस्था होती है, यानी भाषा में मूलतः संकेत किए जाते हैं, ठीक है जी। उच्चरित का प्रयोग क्यों किया? ताकि जो अभिव्यक्ति के अन्य प्रकार है उनसे भिन्न करने के लिए, ठीक है जी। हरी बत्ती, साइन बोर्ड्स, शारीरिक संकेतों, आदि से भिन्न करने के लिए, उनसे अलग करने के लिए। देखिए, भाषा के 3 रूप अक्सर बताए जाते हैं। सबसे पहले भाषा का लिखित रूप, जो हम लिखते हैं ना भाषा को, वो यानी जिसमें भाषा को लिखकर या पढ़कर समझा जाता है, या भाषा के जरिए लिखकर बताया जाता है और उसे पढ़कर समझा जाता है, तो उसे कहते हैं भाषा का लिखित रूप। दूसरा होता है भाषा का वाचिक या मौखिक रूप, जिसमें बोलकर या सुनकर भाषा का संप्रेषण होता है, ठीक है। ये भाषा के माध्यम से संप्रेषण होता है, भाषा का दान प्रदान होता है। यानी या तो हम भाषा को लिखकर व्यक्त करते हैं, या हम भाषा को बोलकर व्यक्त करते हैं। तीसरा रूप बताते हैं सांकेतिक, जिसमें हम कुछ कुछ संकेतों से बात समझाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि समझ आ गया, आप कहे जी,
आपने गर्दन ऐसे की तो ये संकेत है। या आप में से कुछ कहेंगे या कि मतलब नहीं आया, तो या फिर कोई किसी अच्छे काम के लिए जा रहा होता है या कोई अपनी स्वीकृति देता है तो ऐसे करता है, यानी अच्छा है, ऑल द बेस्ट। तो ये सब संकेत है अलग अलग। ठीक है जी, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन भाषा विज्ञान सांकेतिक भाषा को भाषा की परिधि में नहीं मानता। वो भाषा के महज दो रूप मानता है, लिखित और वाचिक। ठीक है जी, क्योंकि सांकेतिक जो रूप है उसका एक मानक रूप तय नहीं किया जा सकता। किसी संकेत का किसी के लिए कुछ मतलब हो सकता है, किसी के लिए कुछ मतलब हो सकता है। ठीक है जी? आगे प्रणाली, प्रणाली यानी व्यवस्था। यानी जिसके अपने नियम आदि हो। तो हर भाषा अपने नियमों से बंधी होती है। हर भाषा की अपनी संरचना होती है। अंग्रेजी भाषा के अपने नियम है, उसका अपना व्याकरण है। हिंदी भाषा के अपने नियम है, उसका अपना व्याकरण है। तो हर भाषा की इस तरह अपनी ही एक संरचना होती है जो उसे अर्थवान भी बनाती है और औरों से अलग भी बनाती है। और वो एक माध्यम तो है ही मनुष्यों के विचारों के आदान प्रदान, उनके भावों को व्यक्त करने का और आपस में एक दूसरे से सहयोग करने का। ठीक है जी, ये है भाषा। अब भाषा की कुछ विशेषताएं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे भाषा कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भाषा व्यक्तिगत या पैतृक संपत्ति नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है भाषा पर। व्यक्तिगत संपत्ति किसे कहते हैं? वह संपत्ति जिस पर किसी एक व्यक्ति या दो तीन व्यक्तियों का, मतलब कुछ खास लोगों का यह अधिकार हो, ऐसा नहीं है। भाषा पर पूरे समाज का अधिकार होता है। दो तीन लोग एक भाषा बोलते रहे, बाकी पूरी दुनिया में कोई नहीं बोले, तो भाषा कभी भाषा होने का दर्जा ही प्राप्त नहीं कर पाएगी। कोई भी भाषा तभी भाषा कहलाती है जब समाज का एक बड़ा हिस्सा या बहुत से लोग उसका प्रयोग करते हो। और पैतृक यानी पैदा होते ही जैसे आपको अपने पिता की संपत्ति का कुछ हिस्सा या पिता की संपत्ति मिल जाती है विरासत में, तो भाषा ऐसे विरासत में नहीं मिलती। तो भाषा व्यक्तिगत या पैतृक संपत्ति नहीं बल्कि सामाजिक संपत्ति है, यानी जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। ठीक है जी, भाषा जन्मजात नहीं होती बल्कि भाषा अर्जित संपत्ति है। यानी पैदा होते ही आपको भाषा का ज्ञान नहीं होता, वरना तो बच्चा पैदा होते ही बातें करने लगता, और जैसे अब उसका गाल पकड़ते गुली गुली करते वैसे ही कहता, रे दूर हट, इरिटेट क्यों कर रहे हो, ये मुझे परेशानी हो रही है, मैं कोई खिलौना थोड़ी ना हूँ, चलो चलो मेरे लिए पानी लाओ, चलो चलो मुझे भूख लगी है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा ऐसा कुछ बोलता है, उसको तो एक ही चीज आती है, रो दो। और की रोने की उसकी मात्रा तो नहीं, रोने की घनत्व, रोने की डेंसिटी से समझ आता है कि वो कितना परेशान है या क्या कहना चाह रहा है। और वो भी केवल माँ या एक दो और बेहद करीबी और अनुभवी लोग ही समझ पाते हैं। तो भाषा जन्मजात नहीं होती, उसे हमें सीखना पड़ता है। तो वो अर्जित संपत्ति होती है, यानी उसे हमें कमाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हाँ, भाषा सीखने का गुण जरूर जन्मजात होता है। तो सीखने का गुण जन्मजात, यानी पैदा होते ही भाषा हमें नहीं आ जाती, उसे सीखना पड़ता है। पर भाषा सीखने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है। और इसलिए जैसे जैसे बच्चे दुनिया को थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा देखने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं, वैसे वैसे वो
कुछ कुछ ध्वनियों का उच्चारण करना भी शुरू करने लगते हैं। स्कूल में जाकर ही हमें भाषा नहीं आती, जब हमें भाषा आने लगती तब हमें स्कूल में भेजा जाता है। यानी वो सीखने का गुण हमारे भीतर जन्मजात होता है। इसके अलावा भाषा परिवर्तनशील होती है। तो भाषा कोई अंतिम चीज नहीं है, वो लगातार बदलती रहती है। और ये बदलाव कैसे होता है? मुश्किल से आसानी की ओर, क्लिष्टता या जटिलता से सरलता की ओर, जिसे संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर भी कह सकते हैं। संयोग यानी जुड़ा होना, वियोग यानी अलग होना। होता क्या है कि अक्सर ये देखा गया कि भाषाओं में पहले भारी भरकम जटिल जटिल शब्द होते हैं, मुश्किल मुश्किल उलझाऊ कॉम्प्लेक्स भारी भरकम। जैसे संस्कृत को आपने देखा होगा, कभी कभी एक पूरी लाइन में एक ही शब्द होता है। लेकिन धीरे धीरे भाषा ना मुख सुख के नियम के हिसाब से चलती है। हमारे मुख को जिस बात को जैसे कहने में सुख मिलता है वैसे हम उसको कहने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, भाषा में ये जो भारी भरकम शब्द है ये टूट टूट कर कई सारे शब्दों में नए रूप लेने लगते हैं, कई सारे शब्दों में बदलने लगते हैं। तो कई सारे शब्दों में बदलने की प्रक्रिया में क्या होते हैं कि बड़े बड़े शब्द छोटे छोटे शब्दों में बदल जाते हैं। ठीक है जी। जिसे कहते हैं संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर। तो पहले हम कहते थे आवश्यकता अनुसार, अब हम कहते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो वो एक शब्द को हमने 3 अलग अलग शब्दों में तोड़ दिया, जिससे समझने और समझाने में थोड़ी आसानी रहे। तो ये भाषा का स्वभाव है। फिर विविक्तता। विविक्तता का मतलब क्या होता है? टूटने की क्षमता। देखिए, संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर से ही जुड़ा हुआ बिंदु है विविक्तता। यानी मानवीय भाषा की एक बड़ी विशेषता होती है कि उसमें टूटने की क्षमता होती है। जैसे एक वाक्य है, वाक्य शब्दों में टूट जाता है, उसके कई सारे अलग अलग शब्द अलग अलग किए जा सकते हैं। शब्द अलग अलग वर्णों में टूट जाते हैं। तो ये टूटने की क्षमता मानव भाषा की एक प्रमुख विशेषता होती है। और इसलिए हम एक शब्द का प्रयोग 10 वाक्यों में अलग अलग ढंग से कर लेते हैं। लेकिन जो पशु पक्षी जानवर होते हैं वो एक भाव के लिए अमूमन एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। विविक्तता के अलावा और मानवीय भाषा की ऐसी विशेषताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य विशेषताएं मेरे हिसाब से अब हो गई है। एक विशेषता आप कह सकते हैं, मतलब जो मानवीय भाषा होती है वो ऑडियो विजुअल चैनल से मुख्यतः चलती है। ऑडियो लिसनिंग चैनल जिसको कहते हैं, विजुअल नहीं, माफ कीजिएगा। ऑडियो लिसनिंग चैनल यानी मौखिक श्रव्य पद्धति कह सकते हैं या सरणी कह सकते हैं। इसका मतलब बताता हूं अभी क्या होगा। मौखिक श्रव्य सरणी यानी चैनल। जैसे मानवेतर प्राणियों में ये भी देखा गया कि जैसे मधुमक्खियां हैं, तो मधुमक्खियां डांस करके नृत्य करके भी अपने अर्थ व्यक्त करती हैं। लेकिन मानवीय भाषाएं मुख्यतः मुख्य श्रव्य सरणियों पर ही आधारित होती है। यानी या तो हम बोलते हैं या हम सुनते हैं। जिसे हम कहते हैं ना कि हमने लिखा, वो भी असल में बोलने और सुनने के बाद की प्रक्रिया है। अगर आपने कभी भी ध्वनियों को सुना नहीं होगा, क्योंकि हम जो लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों को हम बोलते हैं सुनते हैं,
उन आवाजों के लिए हमने कुछ कुछ संकेत तय कर लिए हैं, उन्हें ही हम लिखते हैं। तो जिसे हम लिपि या स्क्रिप्ट कहते हैं ना, वो भाषा के वाचिक रूप में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों के लिए तय किए गए संकेतों का समूह ही तो है। तो मानवीय भाषा मुख्यतः वाचिक होती है। ये भी इसलिए कहते हुए कि मूलतः मनुष्य की भाषा वाचिक होती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो मौखिक श्रव्य सरणी पर आधारित होती है। ठीक है जी। वो सहजात वृत्तियों पर आधारित नहीं होती, यानी जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं उन पर आधारित नहीं होती, बल्कि हमने बहुत कुछ बाद में बनाया है, सीखा है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं मानवीय भाषा की। इसके अलावा एक अंतरणशीलता भी आप लिख सकते हैं, विविक्तता और अंतरण दिक कालांतरणशीलता। अंतरणशीलता यानी ट्रांसफर होने की क्षमता। मानव के अलावा और कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो इतनी ही सहजता से भविष्य की या जो बीत गया है अतीत या कई 100 किलोमीटर दूर की बात बता दे। मानवेतर प्राणियों की भी भाषा होती है, वो भी अपनी भाषा में। जैसे एक कुत्ता भौंकता है तो बाकी कुत्ते भी उस भौंकने का जवाब देते हैं, यानी उनके बीच भी कुछ व्यवस्था है जिसके जरिए वो अपने कुछ कुछ भावों को व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन वो केवल उसी समय की चीजों को व्यक्त कर सकते हैं। वो परसों क्या महसूस कर रहे थे या 10 दिन बाद के बारे में क्या प्लान बना रहे हैं, इसको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। उसी तरह बेहद दूर के स्थान के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते, उसी स्थान के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो समय और स्थान की दूरी को तय कर पाना या वहां भाषा का ट्रांसफर, उसका अंतरण हो जाना, कि कभी मानव की भाषा अतीत में जाकर अतीत की बात करती है, कभी भविष्य में जाकर भविष्य की बात करती है, अलग अलग स्थानों की बात करती है। केवल मानवीय भाषा के गुण है, उसकी ही विशेषताएं हैं। तो इसको हम कह सकते हैं भाषा की अवधारणा, जिसमें हमने भाषा के अर्थ और भाषा की विशेषताओं या प्रकृति पर चर्चा की। अब इससे संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा भी गया था, बाकी भी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है। परस्पर यानी आपस में, परिवर्तनीयता यानी परिवर्तन होने का गुण। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो इसलिए बहुत तेजी से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी अगर आप YouTube पर या कोई भी कक्षा देखेंगे तो ये मेरा बहुत मतलब सहज स्वभाव नहीं है इतना तेजी से पढ़ाना। लेकिन क्योंकि विद्यार्थियों की मांग होती है कि उन्हें छोटे कोर्सेज भी चाहिए, तो हम तो भाई आप लोगों के लिए हैं, तो हम उस तरह से भी पढ़ाएंगे। वरना मतलब मुझे अच्छा लगता है कि जैसे परिवर्तनीयता शब्द है तो इसमें ता का क्या मतलब है, इया प्रत्यय क्यों लगा। जब भी किसी शब्द में इया और ता प्रत्यय लगता है तब उस शब्द के अर्थ में कैसे बदलाव होते हैं, मैं तो इन सब पर भी चर्चा करते हुए चलता हूँ। लेकिन अब क्योंकि इतना समय नहीं है तब तो हमें ऐसी शॉर्टकट से काम चलाना पड़ेगा। तो मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, यानी भूमिकाएं लगातार बदलती हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जैसे अभी मान लीजिए मैं वक्ता हूं, आप लोग सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं। फिर आप लोग मेरी बात के जवाब में कुछ कहेंगे और मैं सुनूंगा, तो तब आप वक्ता होंगे, मैं श्रोता होऊंगा। यानी पहले जो वक्ता था वो श्रोता हो जाएगा, पहले जो श्रोता थे वो वक्ता हो जाएंगे। यानी लगातार परिवर्तन ऐसे होता रहता है। तो मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, ये बात एकदम ठीक है। विविक्तता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है, गलत बात है। विविक्तता मानव भाषा का विलक्षण है, हमने अभी पढ़ा। मानव भाषा यादृच्छिक होती है, बिल्कुल होती है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, ये बात भी सही है। भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इसे कहते हैं ड्युअलिटी ऑफ पैटर्न। असल में मानव भाषा में एक साथ दो तरह की संरचनाएं काम करती है।
एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं अर्थ भेदक स्तर। संरचना का अर्थ भेदक स्तर किसे कहते हैं? यानी जब भाषा में जो ध्वनियां हैं वो ध्वनियां अपना स्वतंत्र अर्थ तो नहीं रखती, उनका अपना अलग से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो अपनी उपस्थिति से अर्थ का भेद पैदा जरूर करती है, अर्थ बदलने की क्षमता जरूर रखती है। उदाहरण के लिए दो शब्द लीजिए, एक शब्द है चल, दूसरा शब्द है कल। अब च और क, मैं बोलूं केवल च का कोई अर्थ है? च का कोई अर्थ नहीं होता है। मैं बोलूं क का कोई अर्थ है? क का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं चल का अर्थ है, और इस चल में च की जगह में क को रख दूं तो बन जाएगा कल, और कल और चल दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो च और क ध्वनियों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर इनका प्रयोग हम किसी शब्द में करते हैं और इनका प्रयोग ऐसे बदल देते हैं तो फिर ये अर्थ का अंतर पैदा करने में जरूर सक्षम है, इसलिए इन्हें अर्थ भेदक ध्वनियां कहते हैं। तो संरचना का एक स्तर होता है अर्थ भेदक स्तर। दूसरा स्तर होता है जिसको कहते हैं अर्थ द्योतक स्तर, जब हम शब्दों को ही बदल देते हैं जिनके अपने अपने अर्थ होते हैं। तो अर्थ बताने वाले, अर्थ का अंतर करने वाले, ये सब बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे, वैसे तो बड़ी रोचक चीजें हैं भाषा विज्ञान की सब, हम केवल ऊपर ऊपर से मतलब समझ लेते हैं। और ये केवल मानव भाषा में होता है, तो कि इस तरह संरचना के दोनों स्तर एक साथ काम करते हैं। इसे ही हम अभिरचना की द्वैतता कहते हैं। स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है। मानवेतर यानी, मानवेतर कैसे बना? मानव धन इतर, इतर यानी अलग, मानव से अलग भाषा का गुण है नहीं, बल्कि किसका गुण है? मानवीय भाषा का गुण है कि वो अलग स्थान और अलग काल के अंतरण की भी बात कर सकती है। तो यानी कि 1, 3 और 4 सही उत्तर है, यानी डी। ठीक है जी। अब एलिमिनेशन मेथड तो आप सबको आता होगा ना। मान लीजिए आपको पांचों विकल्प इसमें से नहीं आते और इसमें से आपको महज 3 विकल्प आते हैं, क्योंकि हमने 3 की तो चर्चा की भी थी। दूसरा आपको आता, तीसरा आपको आता और पांचवा आपको आता, और आपको नहीं पता था पहले और चौथे का मतलब क्या है। अब आपको पता है कि सही उत्तर वो होगा जिसमें 3 तो होना ही होना चाहिए। अब 3 चारों विकल्पों में है तो 3 को तो छोड़ दीजिए। फिर आपको पता है कि सही उत्तर वो होगा जिसमें 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 तो गलत है, तो 2 तो उत्तर में नहीं हो सकता। तो फिर देखिए 2 जिसमें है वो उत्तर नहीं हो सकता, उसको भी हटा दीजिए। 2 बी में है तो 2 को हटा दीजिए। फिर देखिए कि 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 भी गलत है, तो अब जिसमें 5 है उसको भी हटा दीजिए। तो बचता है एक ही विकल्प, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेट करने के द्वारा सही उत्तर तक पहुंचना। अब देखिए इसमें, इससे फायदा क्या होता है कि आपको हर प्रश्न में पांचों स्टेटमेंट या चारों स्टेटमेंट के बारे में पता हो, ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत बार पता होता है, बहुत बार नहीं पता होता। सबसे अच्छी स्थिति तो ये कि हमें पांचों के बारे में पता हो, लेकिन ये हमेशा तो नहीं होगा कि हमें पांचों के बारे में पता होगा। उस स्थिति में हम क्या करेंगे जब हमें पांचों के बारे में नहीं पता होगा? तब हमारे लिए एक आसान रास्ता क्या बचता है? आसान रास्ता ये बचता है कि हम जितनी स्टेटमेंट्स के बारे में जानते हैं उनके हिसाब से हम उत्तर निकालने की कोशिश करें। अधिकतम बार हम इस ढंग से उत्तर निकाल भी लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम इस ढंग से उत्तर नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये लोग भी चालाक होते हैं। 2 विकल्प ऐसे बना देते हैं जो एकदम एक जैसे लगते हैं। तब क्या करें? तब कुछ कर नहीं सकते आप। तब ये है कि कम से कम आपके सही होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एकदम ही गलत 2 विकल्प थे उनको तो आप हटा दोगे। जो 2 विकल्प में से कोई एक उत्तर होगा उनमें से फिर आप तुक्का मारते हैं,
तो उससे सही होने की संभावना कम से कम 50% तो हो गई, जो 25% थी। तो कुछ तो फायदा फिर भी होता है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड बहुत बढ़िया तरीका माना जाता है। इसके अलावा कुछ प्रश्न, भाषा की 4 विशेषताएं आपको बतानी है, कौन सी सही इनमें से नहीं है, क्योंकि आपको गलत विशेषता चुननी है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, सत्य है। भाषा परिवर्तनशील है, सत्य। भाषा पैतृक संपत्ति है। ठीक है जी। तो ये थी भाषा की अवधारणा। अब मैं बस 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, और तब तक आप लोगों ने जो पढ़ा आप लोग उसके बारे में सोचिए, फिर हम आगे बात करेंगे अगले जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनके बारे में। अब दुनिया में 6000 से भी ज्यादा भाषाएं हैं। जब मनुष्य के पास कोई भी वस्तु बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो उस वस्तु को सही से समझने के लिए, उसमें व्यवस्था पैदा करने के लिए उसे कुछ वर्गों में बांट देता है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण यानी वर्गों में बांटने की प्रक्रिया, यानी क्लासिफिकेशन। तो मनुष्य ने भाषाओं के साथ भी यही किया। भाषाओं को वर्गों में बांटने के 2 आधार चुने गए। एक आधार था भाषा की आकृति, यानी भाषा का बाहरी पक्ष, और दूसरा था भाषा की आकृति और उसके अर्थ तत्व को, उसके इतिहास को आधार बनाना, जिसे कहा गया पारिवारिक वर्गीकरण। तो 2 प्रकार के वर्गीकरण भाषाओं के किए गए, एक आकृति मूलक वर्गीकरण, दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। तो भाषा के 2 पक्ष होते हैं, एक शब्द, दूसरा अर्थ। तो शब्द भाषा का बाहरी रूप है, यानी भाषा बाहर से कैसे दिखती है। जैसे मनुष्य के भी 2 पक्ष होते हैं ना, एक उसकी सूरत, दूसरी उसकी सीरत। सूरत यानी वो बाहर से कैसा दिखता है, सीरत भीतर क्या है, व्यक्तित्व कैसा है, मन कैसा है, मस्तिष्क, विचार, भाव किस तरह के हैं। तो भाषा का बाह्य जो पक्ष है, बाहरी जो पक्ष है, उसे हम उसकी आकृति कहते हैं, जिसमें शब्द, पद, वाक्य, ध्वनि यानी वर्ण इत्यादि ये सारी इकाइयां उसकी आ जाती है। भाषा का जो आंतरिक पक्ष है, उसमें उसका अर्थ आता है। तो आकृति का संबंध बाहर से होता है, तो आकृति मूलक वर्गीकरण, जिसमें भाषा के बाहरी पक्ष यानी उसकी आकृति को, उसके रूप को ही आधार बनाया गया हो, जिसमें शब्द, पद, वाक्य इत्यादि को देखा गया हो। फिर भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पक्षों को आधार बनाया गया हो, उसके रचना तत्व यानी उसके बाहरी पक्ष को भी, और उसके आंतरिक पक्ष यानी उसके अर्थ तत्व को भी। ठीक है जी। और इतिहास को भी, क्योंकि परिवार का संबंध किससे होता है, इतिहास से, इसलिए इसको ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। जैसे आप एक परिवार के सदस्य कैसे पता चलता है कि आप लोगों के परदादा कोई एक थे, फिर दादा कोई एक हुए, फिर पिता कोई एक हुए। तो यानी कि इतिहास से ही आप लोग एक ही जीन लाइन को साझा कर रहे थे। इसलिए परिवारों का आधार इतिहास भी होते हैं, इससे ध्यान रहेगा। इतिहास भी होता है, इससे ध्यान रहेगा पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है जी। तो पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं को जिन समूहों में बांटा गया, उन समूहों को भाषा परिवार कहते हैं। ठीक।
एक प्रश्न इससे पूछा गया था कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। वैसे तो ये चारों ही भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, ध्वनि भी, अर्थ भी, रूप रचना भी, इतिहास भी। लेकिन जब एक प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर सही होते तब हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा सही उत्तर क्या है। ये सबसे ज्यादा प्रमुख आधार भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का क्या होगा, तो वो होगा इतिहास। और इसी वजह से इसे ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। तो अब दुनिया की भाषाओं को पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या के समूहों में बांटा। किसी ने 100 वर्गों में बांट दिया, किसी ने 15 में, किसी में ने 18, किसी में 13 से अलग अलग भाषा परिवारों की संख्या अलग अलग विद्वानों ने मानी। हिंदी में दो विद्वानों के मत इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। एक है भोलानाथ तिवारी, जिन्होंने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी। दूसरे हैं देवेंद्रनाथ शर्मा, जिन्होंने भाषा परिवारों की संख्या 18 मानी। हम देवेंद्रनाथ शर्मा के मत को एक बार देखेंगे। क्यों? क्योंकि 13 से ज्यादा 18 है। और अगर परीक्षा में आप लोगों से कभी ये पूछ भी लिए कि इनमें से कौन सा भाषा परिवार नहीं है, तो हमें ज्यादा संख्या अगर पता होगी तो हमारे लिए सहज होगा। क्योंकि जो 13 वो मान रहे हैं, लगभग उन्हें तो देवेंद्रनाथ शर्मा भी मान ले रहे हैं, एक आधे में फर्क है लेकिन मोटा मोटी मान ले रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी वो कुछ अन्य मान रहे हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से 18 भाषा परिवार माने। तो ये उनके द्वारा माने गए 18 भाषा परिवार हैं। आपको इन 18 के 18 के नाम याद नहीं करने हैं, बस कभी कभी पढ़ लिया कीजिएगा। हालांकि तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। लेकिन इनमें से 4-5 ऐसे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि उनमें से 4 की भाषाएं तो भारत में प्रयोग ही होती है और एक परिवार की भाषाओं का अध्ययन भारत में किया जाता रहा है। तो उसका व्यवहार भारत में वैसे नहीं होता, सामान्य जन नहीं करता, लेकिन अध्ययन उसकी भाषाओं का जरूर हुआ। इसलिए 5 परिवार भाषा के 5 परिवार भारत के नजरिए से महत्वपूर्ण है। एक है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चीनी तिब्बती बर्मी, चौथा है सामीहामी और पांचवा है दक्षिण पूर्व एशियाई, जिसको ओस्ट्रिक भी कहते हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व एशियाई, ओस्ट्रिक की भी आगे 2 शाखाएं थी, ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रो ओसेनिया। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक को दक्षिण पूर्व एशियाई कहा गया। तो ये 5 अलग अलग भाषा परिवार हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जिनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। इन 5 भाषा परिवारों में से भारोपीय, भारत की जितनी भी उत्तर भारत या ऊपर के भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, वो सब भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। मतलब ज्यादातर उनमें से, सारी तो मैं गलत कह रहा हूँ, ज्यादातर उनमें से, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे ओडिया हो, चाहे असमिया हो, चाहे बंगाली हो। ठीक है जी, ये तमाम भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अंग्रेजी, रूसी इत्यादि ये भी भारोपीय भाषा परिवार की ही भाषाएं हैं। फिर द्रविड़, द्रविड़ यानी दक्षिण। ठीक है जी, लोगों ने सुना भी है ना, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। या राहुल द्रविड़ को तो आप सब जानते ही होंगे, तो वो भी तो कर्नाटक के है ना, दक्षिण भारत के हैं। तो दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, दक्षिण भारत पहले 4 राज्य थे, अब 5 राज्य हो गए हैं। कौन कौन से 4 या 5 राज्य? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, और पहले आंध्र प्रदेश था, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है जी। तो जैसे जैसे इन राज्यों के नाम है, भारत में ना अक्सर राज्यों के नाम मतलब जगहों के नाम पर भाषाओं के नाम रखे गए, और भाषाओं के नाम पर जगहों के नाम रखे गए, राज्यों के नाम रखे गए। तो इसलिए एक संबंध मिलता है भाषा और राज्य के नाम में। तो कर्नाटक की भाषा है कन्नड़।
तमिल की मलयालम ये एकदम अलग नाम है, लेकिन ये अकेला नाम है तो याद रखने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि बाकी तीन का ध्यान रह जाता है। तेलंगाना बना किस आधार पर? भाषा के नाम पर, तेलुगु और तमिलनाडु तमिल। तो ये चारों भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। चीनी तिब्बती बर्मी, भारत की जो भी स्थान चीन, तिब्बत और म्यांमार से लगे हुए हैं उनमें बोले जाने वाली भाषाएं चीनी तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ऊपर से अगर आप शुरू होंगे, भाषा विज्ञान अगर आपको पढ़ना होता है तो आपको भारतीय मानचित्र की एक सामान्य समझ तो होनी चाहिए, तब आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर आप ऊपर से शुरू होंगे तो सबसे पहले लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख चीन से जुड़ा हुआ है और कुछ कुछ तिब्बत से, तो लद्दाखी वहाँ बोली जाती है। लद्दाखी चीनी तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भाषा है। इसको अंग्रेजी में साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली भी कहते हैं। फिर आगे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में 3 जिले हैं जो कि तिब्बत से जुड़े हुए हैं। एक है चंबा जिला, पैफोन का बड़ा प्रसिद्ध गाना है ना, चंबा न जाना देश, ऐसा कुछ करके बड़ा प्रसिद्ध गाना है। माइये मेरी ये, शिमले दी रातें, चंबा, ऐसे कुछ करके। तो चंबा एक जिला है। तो चंबे की भाषा चंबा या चंबी है, वो भी चीनी तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भाषा है। आगे किन्नौर है। किन्नौर जिसके सेब बहुत प्रसिद्ध है, तो किन्नौरी और लाहौल की लाहौली, ये तीनों। फिर इसके बाद जो सिक्किम है, तो सिक्किम की सिक्किमी भूटिया भी इसी तरह की भाषा जो चीनी तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भाषा है। फिर अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ की नईसी भाषा विस्वर्ग की भाषा है। फिर अरुणाचल प्रदेश से आगे उधर बर्मा, म्यांमार से लगे हुए राज्य हैं जिनमें नागालैंड है, मणिपुर है, और नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये राज्य है। त्रिपुरा हालांकि म्यांमार से नहीं लगा, वो इधर की तरफ है, बंगाल से लगा हुआ। तो त्रिपुरा की त्रिपुरी, नागालैंड की नागालैंडी, और मणिपुर की मणिपुरी, नागालैंड की नागा, नागालैंड माफ कीजिएगा नागा, मणिपुर की मणिपुरी, और मिजोरम की मिजो, ये तमाम भाषाएं भी चीनी तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। सामी हामी भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है? सो मुख्य 3 भाषाएं हैं। एक है अरबी, दूसरी है इब्रानी, और तीसरी भाषा है हबशी। तो इसमें से अरबी का अध्ययन भारत में ठीक ठाक किया गया, ठीक है जी। तो इनमें से कोई सी भाषा भारत में वैसे व्यवहार में नहीं है, लेकिन अध्ययन के स्तर पर अरबी का अध्ययन किया जाता रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई कुछ भारतीय जनजातियां हैं जो इस परिवार की भाषाओं का प्रयोग करती हैं। तो संथाली इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, संथाली, ठीक है जी। और संथाली के अलावा निकोबारी, खसी, ठीक है जी, और मुंडारी, ये 4 भाषाएं हैं। देखिए, ये एक सोचिए किस स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है, भाषा परिवार कौन सा भारत में, ठीक है जी, कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो जो भी चीजें हमने अभी बातचीत में आप लोगों ने सुनी और मैंने बोली या समझी, वो तमाम जानकारी इस सूची में, इस टेबल में दी हुई है, ठीक है जी। तो ये भारत का मानचित्र है जो कि आपको ये समझने में मदद करेगा, और ये हिमाचल का मानचित्र है कि देखिए चंबा, लाहौल, कजा और किन्नौर, ये 4 जिले तिब्बत से लगे हुए हैं। अब ये प्रश्न है जो इनसे पूछे जाते हैं, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है इनमें से? ना राजस्थान, ना मध्य प्रदेश, ना तमिलनाडु, छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है।
अब ये उस टेबल में ना सूची, ये जानकारी आपको दी हुई है। ठीक है जी, देखिए मुंडारी और झारखंड छोटा नागपुर। कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो इनमें से कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ध्वनि के आधार पर जो भारोपीय परिवार है उसकी 10 शाखाएं की जाती हैं। 18 भाषा परिवार है। उन 18 भाषा परिवारों में से एक परिवार है भारोपीय परिवार। उस भारोपीय परिवार की आगे 10 ब्रांचेज हैं, 10 शाखाएं हैं। जिन 10 शाखाओं को हम ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटते हैं। एक है सतम, दूसरा है किंतुम। दोनों म वाले, सतम किंतुम। सतम के अंतर्गत फिर 4 शाखाएं आती है, किंतुम के अंतर्गत 6 शाखाएं आती हैं। सतम के अंतर्गत 4 शाखाएं कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले भारत ईरानी, दूसरी बोल्टो स्लाविक, तीसरी अल्बानी और चौथी अर्मेनी। ठीक है जी। किंतुम के अंतर्गत 6 शाखाएं, जर्मनिक, इटैलिक, हित्तो तोखारी और ग्रीक और के और एक है केल्टिक। ठीक है जी। तो ये अलग अलग शाखाएं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो ये सारी भाषाएं आपको याद नहीं करनी है, लेकिन कभी कभी इसे पढ़ लीजिएगा। अभी तक तो इससे कभी प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन मुझे मतलब ऐसा लगता है कि वो कभी ना कभी इससे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि भारोपीय परिवार बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदी भी भारोपीय परिवार की भाषा है, तो इस संभावना बन सकती है कि वो भारोपीय परिवार से घुसकर प्रश्न पूछ ले। तो स्थिति में ये टेबल आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप ये लिख भी सकते हैं अपने रजिस्टर में कि इसे याद करना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। यानी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। इसमें से जो महत्वपूर्ण नाम है वो जरूर याद रख लीजिएगा। फारसी, ईरानी, खैर ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। रूस और यूक्रेनी किसमें आएंगी? अरबीनी और अल्बानी, तो ठीक है। जर्मन, अंग्रेजी, फिर इतालवी, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली, रोमन। ठीक है जी, ज्यादा ना भी याद रखे तो। आगे कामता प्रसाद गुरु, जो हिंदी के सबसे बड़े व्याकरणविद हुए, जिन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित रूप देने का काम किया था पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी के द्वारा। तो ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा के व्याकरण को व्यवस्थित रूप देने का काम किया कामता प्रसाद गुरु ने अपने ग्रंथ हिंदी व्याकरण के द्वारा, जिस वजह से उन्हें सम्मान में हिंदी का पाणिनि कहा गया। तो उनका मुख्य उद्देश्य, क्योंकि हिंदी भाषा का ही अध्ययन करना था, तो उन्होंने भारत के संदर्भ में जो भाषाएं थी केवल उन्हें ही ध्यान में रखकर सारी भाषाओं को 3 वर्गों में रख दिया। ठीक है जी, जो कि ज्यादा आसान है विद्यार्थियों के लिहाज से। ये 3 वर्ग कौन कौन से थे? एक उन्होंने बनाया आर्य भाषाएं। आर्य भाषाएं किन्हें कहते हैं? मोटे तौर पर आप लोग मानिए भारोपीय परिवार की भाषाओं को आर्य भाषाएं कहते हैं। हालांकि विवाद है, विद्वानों में विवाद ये है कि भारोपीय परिवार की भाषाओं को आर्य भाषाएं कहा जाए, या भारोपीय परिवार में भी भारत ईरानी शाखा की भाषाओं को आर्य भाषाएं कहा जाए। लेकिन मोटा मोटी हम मानते हैं कि भारत ईरानी शाखा की भाषाएं आर्य भाषाएं हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने पूरे भारोपीय परिवार की भाषाओं के लिए ही आर्य भाषा शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा सामी हामी परिवार और तुरानी परिवार, तो ये 3 वर्गों में इन्होंने दुनिया की जो भी भाषाएं इन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ में जिनका जिक्र किया उन्हें रख दिया। आर्य भाषाओं में वो तमाम भाषाएं जो हमने अभी पढ़ी भारोपीय परिवार में, शामी हामी में इब्रानी, अरबी और हब्सी, तुरानी में बाकी बची हुई, चाहे वो चीनी, तिब्बती, जापानी इत्यादि हो, चाहे द्रविड़ भाषाएं हों। ठीक है जी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये अनिवार्यता आप लोगों को याद करना ही करना है। ठीक है। अब ये एक टेबल है जो कि आपको याद नहीं करना है, केवल ये दिखाने के लिए कि देखिए इन भाषाओं में संबंध है।
संस्कृत में पितृ कहते हैं, लैटिन में पातेर कहते हैं, फारसी में पिदर, अंग्रेजी में फादर, जर्मनी में फातेर। तो पिता के लिए देखिए चारों भाषाओं में, पांचों भाषाओं में, जिनमें हिंदी भी जोड़ दीजिए, कितने मिलते हुए शब्द है। संस्कृत में पितृ, हिंदी में पिता, लैटिन में पातेर, फारसी में पिदर, अंग्रेजी में फादर और जर्मनी में फातेर। ठीक है जी। तो ये आपको याद नहीं करना है, केवल दिखाने के लिए था कि भाषा परिवारों में ऐसे आपसे संबंध होते हैं। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो पहली बात तो प्रश्न गलत है। भारोपीय परिवार की भाषा शाखा नहीं है, प्रश्न ये होना था, क्योंकि केल्टिक असल में एक शाखा है भाषा की। ठीक है जी। जिसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? वेल्स और आयरिश और स्कोच और ब्रिटेन क्रोंतो, ऐसा करो कि ब्रोंतो, ऐसे करके एक भाषा है वो। तो खैर इसमें से जर्मनिक और इतालवी, देखो यूरोप की जो भाषाएं हैं, केल्टिक तो है ही, जर्मनिक है, जर्मनी की, और इटली की इतालिक। ये तो भारोपीय में आएगी, नाम ये यूरोप, भारत और यूरोपीय से मिलकर बना भारोपीय। सियोयन नहीं आती। ठीक है जी। कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? अरबी नहीं आती, क्योंकि वो सामी हामी परिवार की भाषा है, हमने अभी बात भी की थी। कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तुर्की नहीं है, क्योंकि इसको तुरानी भाषा परिवार में कामता प्रसाद गुरु ने रखा है। कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? अरबी नहीं है, सामी हामी परिवार की है। फिर कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, हबशी, अरबी तीनों है। फारसी नहीं है, क्योंकि आर्य भाषा है। कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, अरबी नहीं है आर्य भाषाओं में, आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तुर्की नहीं है, क्योंकि तुरानी में है। देखिए कितनी बार इस प्रश्न को पूछा गया है लगातार। अब ये तो खैर आर्य भाषाएं आ गई। ठीक है जी। तो अब तक हमने जो भी पढ़ लिया, आप लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि इतनी तेजी से क्यों पढ़ा रहे हैं। उसका कारण मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर हम लोग मतलब जैसे हम सामान्यतः पढ़ते हैं अपने नेट की कक्षाओं में, उस तरह पढ़ते तो कुछ चीज़ें हमने जैसे छोड़ भी दी हैं इस बीच में, हम केवल महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही बात कर रहे हैं। क्योंकि तब तो हम विस्तार से पढ़ते हैं, एक एक चीज़ का मतलब समझते हुए, क्यों इस भाषा को इस वर्ग में रखा गया, इसे कैसे याद रख सकते हैं, इन चीज़ों पे भी विस्तार से बात करते हो। अब तो उतना क्योंकि समय है नहीं, तो वो संभव नहीं है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आप इतनी चीज़ों को जितनी हमने अभी तक पढ़ ली, इन्हें 3 कक्षाओं में पढ़ते हैं, यानी 6 घंटे में, जिससे हम 1.5 घंटे में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। तो अब समय बच रहा है, तो इसलिए मैंने कहा था कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी इन कक्षाओं का फायदा आप ले सकते हैं, अन्यथा इन कक्षाओं में दिक्कत होगी। चलिए, तो ये यहाँ तक की चीजें आपके पाठ्यक्रम में नहीं थी, लेकिन प्रश्न देखिए उन्होंने ठीक ठाक पूछे हैं इन चीजों पर। चाहे वो भाषा की अवधारणा हो, यानी जिसमें भाषा के अर्थ की हमने बात की, भाषा की प्रकृति या विशेषताएं, दूसरी चीज ये समझी, तीसरा भाषाओं का वर्गीकरण कैसे होता है, चौथे अलग अलग भाषा परिवार कौन कौन से हैं। तो ये चारों चीजें आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन इन चारों से उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, चारों हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे जो पहली चीज आपके पाठ्यक्रम में है, और वो क्या है? वो है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है जी। तो हिंदी का विकास सोपान, या हिंदी का विकास क्रम, या हिंदी का इतिहास, या हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो जब भी हम समय या इतिहास को बांटते हैं, क्योंकि इतिहास भी तो मूलतः समय ही है ना, तो जब भी आप समय को, इतिहास को बांटते हो, तो आप उसे 3 कालों में बांटते हो। आप क्यों या हम क्यों बांटते हैं? क्योंकि
पुराने या लंबे समय से विद्वान उसे 3 कालों में बांटते रहे हैं। ये 3 काल कौन कौन से होते हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। यही तरीका है इन्हें बांटने का, इनके वर्गीकरण का। तो जब हिंदी भाषा के इतिहास को भी बांटा गया तो उसे भी इन्हीं 3 वर्गों में बांटा गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की। और भारोपीय में भी किस शाखा की भाषा है? भारत ईरानी। और भारत ईरानी शाखा की भाषाओं को क्या कहा जाता है? आर्य भाषाएं। इसलिए हमने इन कालों को या इस वर्गीकरण को भाषाओं के क्या कहा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। ओ माफ कीजिएगा, मैंने तीनों में प्राचीन लिख दिया, मध्यकालीन और आधुनिक लिखना था। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। अब आप लोग बचपन से सुनते रहे होंगे कि संस्कृत हिंदी की जननी है, यानी संस्कृत हिंदी की माता है। माता हम किसे कहते हैं? जिससे हमारा जन्म हुआ हो। यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। हालांकि भाषा वैज्ञानिकों ने इस मत को चुनौती भी दी और ये प्रमाणित भी किया कि ऐसा नहीं है संस्कृत से ही हिंदी भाषा बनी, बल्कि उसके विकास की एक लंबी प्रक्रिया रही है। लेकिन हाँ, तमाम भाषा वैज्ञानिक बहसों के बावजूद ये सबने माना कि हिंदी या जो अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, यानी जिनका प्रयोग हम आजकल करते हैं, क्योंकि आजकल का समय आधुनिक समय ही हम इसे कहते हैं, आधुनिक काल। तो इस काल में लोग जिन भाषाओं का प्रयोग सामान्य जीवन में, सामान्य कामों में करते हैं, उन्हें हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कहते हैं। उनमें से केवल ऐसी जो भारत ईरानी शाखा की हो, क्योंकि आधुनिक समय में तो लोग लद्दाखी का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो आर्य भाषा नहीं, क्योंकि भारत ईरानी शाखा की नहीं है। इसी आधुनिक समय में तो भारत में लोग तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो आर्य भाषा नहीं, क्योंकि वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं, भारत ईरानी शाखा की नहीं। तो आर्य भाषाएं केवल वे भाषाएं होंगी जो भारत ईरानी शाखा या कम से कम भारोपीय परिवार की हो। ठीक है जी। तो ये तो लेकिन लगभग सबने माना कि जो भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उनके विकास में संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और हम ये मानते भी हैं कि हमारे द्वारा ज्ञात इतिहास में संस्कृत सर्वाधिक प्राचीन भाषाओं में से एक है। तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी रहेगी? संस्कृत। अब इस संस्कृत के भी 2 रूप थे। एक
वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना हुई। अब ये भी हम मानते हैं कि सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो वो वेद है। और दूसरी लौकिक संस्कृत, यानी जिसका व्यवहार लोक के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, यानी एकदम आरंभिक दौर के लोग रहे उनके द्वारा भी किया गया होगा। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक है जी। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि। पीछे एक सूची थी ही जिसमें तमाम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात थी। तो और कुछ लोग अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच एक और भाषा को मानते हैं जिसको कहते हैं अवहट। लेकिन सारे विद्वान इसको नहीं मानते, इसलिए इसे ब्रेक कर करके इसका गोला मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है जी। भोलानाथ तिवारी जैसे मानते हैं कि अपहट कोई अलग भाषा नहीं है, अपभ्रंश का ही एक रूप है। लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी जैसे भाषाविद मानते हैं कि नहीं, ये भी एक अलग भाषा है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद हिंदी या अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आई। तो ये विकास का क्रम, विकास का सोपान इन भाषाओं के बीच में रहा। ठीक है जी। अब ये जो तीनों भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जैसे ये दोनों संस्कृत के रूप है, वैसे ही इन्हें प्राकृत के रूप भी कहते हैं। पाली को कहते हैं प्राकृत की पहली अवस्था, अवस्था यानी कंडीशन। प्राकृत को कहते हैं प्राकृत की दूसरी अवस्था यानी सेकंड कंडीशन। अपभ्रंश को कहते हैं प्राकृत की तीसरी या अंतिम अवस्था, क्योंकि इनका क्रम यही रहा। तीन अवस्थाएं हुई और इन तीनों का क्रम क्या रहा, पहला, दूसरा और तीसरा। प्राकृत की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था है, पहली, दूसरी और अंतिम तीसरी। ठीक है जी। अब इसमें एक और रोचक बात शायद आप लोग समझ पाए होंगे अभी, कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं, आचार्य शुक्ल का इतिहास यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसकी आरंभिक पंक्ति है कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही माना जा सकता है। तो वो जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था उन्होंने लिखा, उसका मतलब यही है, यानी प्राकृत की अंतिम अवस्था यानी तीसरी अवस्था, उसका नाम अपभ्रंश। ठीक है जी। अब इनका समय क्या क्या रहा। देवेंद्रनाथ शर्मा ने इनका समय एकदम आसान ढंग से माना, और वो आसान ढंग क्या रहा समय मानने का, कि 1500 ईसा पूर्व से वो समय निर्धारित करते हैं कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो समय है वो है वैदिक संस्कृत का, 1000 से 500 ईसा पूर्व समय है लौकिक संस्कृत का, फिर 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, यानी 500 साल का समय है पाली का, फिर 500 ईस्वी से माफ कीजिएगा 1 ईस्वी से ना, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय है प्राकृत का,
और 500 से 1000 ईस्वी का समय है अपभ्रंश का, और 1000 ईस्वी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय शुरू हुआ। तो देवेंद्रनाथ शर्मा ने एकदम आसान काम कर दिया। आसान काम क्या कि हर भाषा का लगभग 500 वर्षों का समय रहा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व 500 साल हो गए, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व 500 साल, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी 500 साल, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी 500 साल, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी 500 साल, और फिर 1000 ईस्वी से, यानी अब जो भाषाएं चल रही है उनका इतिहास लगभग 1000 ईस्वी पुराना हो चुका है। ठीक है जी। भोलानाथ तिवारी का मत थोड़ा सा अलग है। सामान्यतः स्वीकृत मत तो ये है जो देवेंद्रनाथ शर्मा ने व्यक्त किया। भोलानाथ तिवारी का मत क्या है? ये हम ऐसे इधर लिख लेते हैं ना, तो मैं केवल ऐसे लिख देता हूं, इससे आप लोग समझ जाइएगा ना। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मैंने केवल संकेत में लिख दिया भो डोट यानी भोलानाथ तिवारी। ठीक है जी। तो भोलानाथ तिवारी ने कहा कि 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक संस्कृत का समय था, और 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय लौकिक संस्कृत का समय था। बाकी सारे समय से वो सहमत है, केवल वैदिक और लौकिक संस्कृत के समय में उन्होंने अपना भिन्न मत दिया है। ठीक है जी। फिर वैदिक संस्कृत को छंदस कहा पाणिनि और यास्क ने। छंदस क्यों कहा? क्योंकि छंद का मतलब होता है सांचा, एक ढांचा। तो जिस तरह सांचे में शब्द और मात्राएं गिन गिन कर प्रयोग होती है छंदों में, तो बहुत ज्यादा छंदबद्ध यानी बहुत ज्यादा व्यवस्थाबद्ध, बहुत ज्यादा परिष्कृत सी, एकदम सांचे में ढली हुई, एकदम निश्चित से आकार वाली संस्कृत है वेदों की, जिसमें वेद रचे गए। वेद यानी पूरा वेद साहित्य, उसमें वेद है, उसमें उपनिषद है, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें संहिताएं हैं, ये सब। ठीक है जी। ये सब इसमें रचे गए, इसलिए इसको छंदस कहा कि इस भाषा का रूप इस तरह का है। और फिर पाणिनि ने ही लौकिक संस्कृत को भाषा कहा। भाषा यानी जिसका प्रयोग सामान्य व्यक्ति, मतलब जिसका प्रयोग और लोग भी कर सकते थे, क्योंकि वेदों में तो बेहद ही ज्यादा संयोगात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है जी। तो छंदस, छंदस और भाषा। अब पाली किस लिए प्रसिद्ध है? गौतम बुद्ध के उपदेशों के लिए। प्राकृत महावीर स्वामी जैन धर्म के उपदेशों के लिए, और अपभ्रंश एक बीच का रूप है जिसकी कुछ रचनाओं को हम आदिकाल में भी पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत के समय में ये देखा गया, मतलब खासकर वैदिक संस्कृत के बाद हम कहें कि लौकिक संस्कृत में देखा गया कि इसके 3 रूप बन गए, 3 बोलियां बन गई। इसके भीतर 3 बोलियां आ गई वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के भीतर ही। और ये 3 बोलियां कौन कौन सी थी? पूर्वी, पश्चिमोत्तरी, पश्चिमोत्तरी यानी पश्चिम और उत्तरी, और मध्यवर्ती या मध्य देशीय। तो ये किस आधार पर ये 3 बोली आई? हो सकता है आपको अभी बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो अभी आपको ये आसान लगेगा। इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। ये भारत का मानचित्र है।
आप सब इसे पहचानते होंगे, आप में से ज्यादातर लोगों को याद भी होगा। ऊपर की तरफ है उत्तर दिशा, नीचे की तरफ है दक्षिण दिशा, ये भी आप लोगों को जानकारी ही है। और बहुत आसान सा तरीका आज आप लोगों को बताता हूं, द से दक्षिण, द से दाया। तो दाया हाथ दक्षिण दिशा में कीजिए, तो बाया हाथ दक्षिण की एकदम उल्टी होती है, उत्तर। हमारा चेहरा किधर होगा, पूर्व में, और हमारी पीठ किधर होगी, पश्चिम में। कहते हैं सूर्य की ओर चेहरा रखना चाहिए, तो सूर्य की ओर चेहरा, पीठ पश्चिम में, द से दाया, द से दक्षिण। ठीक है जी। तो उत्तर यानी नॉर्थ, दक्षिण यानी साउथ, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम। तो ये पूर्व दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। अब जो नीचे दक्षिण हिस्सा है, इस दक्षिण हिस्से में तो द्रविड़ भाषाएं बोली जाती थी। संस्कृत का प्रयोग तो ऊपर के हिस्से में होता था। तो संस्कृत के जिस रूप का प्रयोग पूर्व में हो रहा था वो हो गई पूर्वी लौकिक संस्कृत, उसका एक रूप। दूसरा ये हो गया पश्चिमोत्तर हिस्सा, इधर वाला ये पूरा, क्योंकि पश्चिम और उत्तर दोनों के बीच की स्थिति है, उसे कहा गया पश्चिमोत्तर। और जो बीच में मध्य प्रदेश या ये महाराष्ट्र वगैरह वाला जो हिस्सा बचता है, ये भारत का मध्य का हिस्सा हो गया, इसलिए इसे कहा गया मध्यवर्ती। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये चीजों का तर्क है कि दक्षिण तो हो नहीं सकता। तो बचे तीन हिस्से, एक पश्चिमोत्तरी क्योंकि इधर का हिस्सा था, दूसरा पूर्वी, और जो बीच का हिस्सा बचा मध्यवर्ती, दक्षिण में क्योंकि द्रविड़ भाषाएं थी। फिर पाली में जाकर इसमें मध्यवर्ती सही कर लीजिए, मध्यवर्ती। ठीक है जी। पाली में जाकर इसमें एक और बोली जुड़ती है, फिर प्राकृत में एक और बोली जुड़ जाती है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस दौरान, मतलब कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में ये बोलियां 3 से बढ़कर 5 हो जाती है। ठीक है जी। प्राकृत मुख्यतः 5 बोलियां, रूप तो कई सारे बन जाते हैं लेकिन मुख्य तौर पर 5 रूप बनते हैं। ये बात धीरेन्द्र वर्मा ने स्पष्ट की। अब प्राकृत का मतलब यहाँ पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों से है, केवल इस प्राकृत से नहीं है, इसलिए मैं ये संकेत कर देता हूं जिससे आपको ध्यान भी रहेगा कि भाई तीनों की बात धीरेन्द्र वर्मा ने की थी। और ये 5 रूप कौन कौन से थे? मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, महाराष्ट्री और पेशाची। ठीक है जी। मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, महाराष्ट्री और पेशाची, ये 5 रूप जो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर तय हुए थे। मागधी यानी पुराने जमाने में मगध कहा जाता था, जो आजकल जो बिहार है ना, पटना जिसका केंद्र है, तो उसे पहले मगध राज्य कहा जाता था, पाटलिपुत्र पटना को कहा जाता था। ठीक है जी। तो बिहार और उसके आसपास में जो बोलियां मिलती हैं वो मागधी से निकली, मतलब मागधी एक रूप था
मध्यकालीन आर्य भाषाओं का। जैसे किसी भाषा के कई सारे अलग अलग रूप होते हैं ना, जैसे हिंदी के अलग अलग रूप उसकी बोलियां हैं। उसका एक रूप मैथिली है, एक रूप भोजपुरी है, एक हरियाणवी है, एक खड़ी बोली है, एक ब्रज है, एक अवधी है। सब उसके अलग अलग, बुंदेली, कन्नौजी, सब उसके अलग अलग रूप हैं। वैसे ही इन भाषाओं के जो अलग अलग रूप थे उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो बिहार और उसके आसपास मागधी, फिर उससे इधर की तरफ जो बिहार के आसपास के इलाके हैं जिसमें अयोध्या वगैरह आते हैं, अर्ध मागधी। फिर जो एकदम किनारे के इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं जिसमें राजस्थान, हरियाणा वगैरह आते हैं, सोरसेनी, महाराष्ट्री, और पेशाची पंजाब। पंजाब पेशाची याद रह जाएगा, पंजाब पेशाची, ठीक है जी। इससे तो ये 5 रूप थे जो अपभ्रंश में जाकर 6 या 7 रूप हो जाते हैं, जिनकी चर्चा आगे करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हिंदी के विकास क्रम के संदर्भ में। अब ये तो हो गया जो सामान्य विकास क्रम हिंदी का माना गया, लेकिन कामता प्रसाद गुरु इसे अलग ढंग से देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु कैसे देखते हैं? ये है कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी का विकास सोपान क्या माना। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि सबसे पहले एक प्राचीन संस्कृत थी जिसे हमने वैदिक संस्कृत कहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, वेद भेद पुराने ग्रंथ हैं, मान लेते हैं कि वैदिक संस्कृत सबसे पहले थी। फिर कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि कैसे संभव है कि उसके बाद केवल एक संस्कृत ही रही होगी, क्योंकि संस्कृत जितनी सुसंस्कृत भाषा है, जितनी परिष्कृत भाषा है, वो एक विकास के क्रम में ही निर्मित हुई होगी, वो अचानक से नहीं बनी होगी। इसलिए संस्कृत के साथ साथ कोई एक अन्य भाषा जरूर होगी ही होगी। ये संभव ही नहीं है कि केवल संस्कृत ही रही हो। इसलिए वो कहते हैं कि प्राचीन संस्कृत के बाद 2 भाषाएं एक साथ रही होंगी। एक जिसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है वो, या जिसको केवल संस्कृत भी कह सकते हैं, और दूसरी प्राकृत। और इन भाषाओं का नाम भी बताते हैं कि दोनों समानांतर भाषाएं हैं। प्राकृत का मतलब क्या? प्राकृतिक, जो नेचुरल हो। और संस्कृत क्या है? समधनकृत, बहुत अच्छे से बनाई गई चीज। प्राकृतिक चीजों की तुलना में हम कृति शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके बरक्स, उसके पैरेलली, उसके समानांतर। प्राकृत जो मनुष्य ने नहीं बनाई हो, जो खुद से हो। कृति या रचना जिसे मनुष्य ने रचा हो, जिसके होने में मनुष्य का योगदान हो। और इसलिए कहते हैं हम संस्कृति। संस्कृति क्या है? प्रकृति को कृति में बदलने की मानव सभ्यता के द्वारा या मानव की परंपरा के द्वारा अर्जित योग्यता और ज्ञान। तो प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा समानांतर रही होगी, ये कामता प्रसाद गुरु कहते हैं। तो लौकिक संस्कृत और पहली प्राकृत। फिर अब बस वो क्या करते हैं, सामान्यतः क्रम क्या था? पहले पाली थी, पाली के बाद प्राकृत थी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश थी। कामता प्रसाद गुरु क्या करते हैं, इन्हें शफल कर देते हैं। कहते हैं पहले प्राकृत थी, प्राकृत के बाद पाली आई होगी, और फिर कहते हैं इनके बाद आई पाली। ठीक है। अब पाली के 5 रूप थे, प्राकृत के भी 5 रूप थे, लेकिन वो पाली के 5 रूपों की बात करते हैं। और 5 रूप कौन कौन से थे? सोरसेनी, अर्ध मागधी, मागधी, पेशाची और महाराष्ट्री। तो कामता प्रसाद गुरु भी जानते हैं कि 5 रूप थे, लेकिन चर्चा केवल 3 रूपों की कर रहे हैं। क्यों 3 ही रूपों की कर रहे हैं? क्योंकि कामता प्रसाद गुरु के पूरे चिंतन के केंद्र में हिंदी है, और उनका स्पष्ट है कि भाई हम हिंदी
के लिए जो जरूरी है केवल उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे हमने भाषा परिवार में देखा। क्योंकि पैसाची से पंजाबी निकली, सिंधी निकली, लहंदा निकली, सिंधी नहीं पंजाबी और लहंदा। महाराष्ट्र से मराठी निकली, तो ये तीनों ही हिंदी से इतर भाषाएं हैं, हिंदी से अलग भाषाएं हैं। इसलिए इन्होंने उन दो रूपों की बात की ही नहीं, केवल तीन रूपों की बात की, पाली के सोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। फिर पाली के बाद ये अपभ्रंश की बात करते हैं, क्योंकि तीसरा रूप अपभ्रंश ही है। और अपभ्रंश के किन दो रूपों की बात करते हैं? नागर अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है जी। अर्धमागधी से अर्धमागधी अपभ्रंश निकली, सोरसेनी से नागर अपभ्रंश, जिसको सोरसेनी अपभ्रंश भी कहते हैं। ठीक है जी। नागर अपभ्रंश का एक दूसरा नाम सोरसेनी अपभ्रंश भी है। फिर वहां से पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, जिससे वर्तमान की हिंदी बनी है। ठीक है जी। तो ये इनका विकास सोपान या इनके द्वारा प्रस्तावित हिंदी के विकास का क्रम है। ठीक है जी। अब प्रश्न देख लीजिए, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? पहले पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, या पहले प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत? तो पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। हालांकि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये क्रम ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर उन्होंने केवल पाली या केवल अपभ्रंश शब्द या केवल हिंदी शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, वर्तमान हिंदी का प्रयोग किया, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी इस तरह। अपभ्रंश में तो नागर अपभ्रंश का प्रयोग किया या अर्धमागधी का। केवल जब ये शब्द आ रहे हैं तब स्पष्ट है कि भाई जो पारंपरिक तरीका है उसकी बात हो रही है, ये जो सामान्यतः स्वीकृत है। धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? ये आपको पुस्तक में मिल जाएगा, उसमें दिया हुआ है कि कैसे कैसे कितनी। हालांकि बहुत पुराना प्रश्न, अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते कितने उसमें कितनी ध्वनियां थी। ठीक है जी। विकास के सही क्रम में लगाइए। पुस्तक में मिल जाएगा का मतलब था कि जो हमारी पुस्तक है नेट जेआरएफ की, उसकी बात मैं कर रहा था। इन भाषाओं को विकास के उनके क्रम में हम कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले तो पहली प्राकृत है। कामता प्रसाद गुरु से देखिए प्रश्न पूछा गया है। पहली प्राकृत के बाद फिर सोरसेनी है, जो दूसरी प्राकृत यानी पाली के एक रूप के तौर पर उन्होंने बताया है। फिर पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। अब इसमें देखिए कॉमन सेंस भी है ना, सबसे पहले तो इन चारों में पहली प्राकृति आएगा। ठीक है जी। और सबसे अंत में वर्तमान की हिंदी। तो अगर किसी विद्यार्थी को नहीं भी पता होता तो भी वो ठीक कर लेता, क्योंकि दो सबसे पहले होता और तीन सबसे बाद में। फिर सही क्रम में लगाइए। प्राचीन संस्कृत सबसे पहले, लौकिक संस्कृत दूसरे पर, 1 3। फिर सोरसेनी और पश्चिमी हिंदी। फिर सही क्रम बताना है आपको, सबसे पहले सोरसेनी, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। ठीक है जी। अब अपभ्रंश शब्द के लिए किन किन शब्दों का, मतलब किन किन्हों ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग पहली बार किया? तो इन चार विद्वानों के अनुसार इन चार लोगों ने किया, लेकिन पहले दो ने भाषा के अर्थ में नहीं किया था। भाषा के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग चंड कवि करते हैं। ठीक है जी। तो ये याद रखने वाली ये चीज है। कुछ सूचियां हैं तो ध्यान। अपभ्रंश की सामान्य विशेषताएं, 8 स्वर होते हैं कुल, 3 ये है और 5 ये है। कौन कौन से भेद माने गए इत्यादि चीजें। ठीक है जी। से संबंधित प्रश्न, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? भरत मुनि अपभ्रंश को देश भाषा कहते थे। देखिए, भरत मुनि, अभिरोक्ति और देश भाषा।
अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8 स्वर थे। अपभ्रंश की उत्तरकालीन यानी बाद की अवस्था को क्या कहा गया? अवहट्ठ। उत्तर का एक मतलब तो होता है आंसर, एक मतलब होता है दिशा और एक मतलब होता है बाद का। देखिए अपभ्रंश के बाद की अवस्था अवहट्ठ। ठीक है जी। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है, बाकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है जी, इन पर हमने मोटा मोटी बात की। कल की जो कक्षा होगी उसमें हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण पर बात करेंगे और आगे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मुझे पता है कि कक्षा की गति बहुत ज़्यादा रही, पर उसका कारण भी मैंने आप लोगों को स्पष्ट करने की कोशिश की। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।